इसके बाद बेटा जो हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो बिल्कुल हमने उदाहरण नंबर 4 करा था ना, मिठाई वाला, पूरा सेम टू सेम वैसे ही है, वैसे ही काम करना है इसके अंदर भी। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समझ रहे हो क्या? आपने देखा होगा ना पहले, मतलब आर्मी वाले जब वो आगे ढोल बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, मतलब है ना, और उनके पीछे भी आर्मी वाले चलते हैं, है ना, तो उनके बारे में बात कर रहा है ये। क्या बात कर रहा है कि 32 सदस्य ढोल वाले या बैंड वाले, उनके पीछे 616 आर्मी वालों को चलना है ना, मार्च करना है। आप समझते हो ना, वो परेड करते हैं उस टाइप से। ये बोल रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये है देखो 32 सदस्य वाले टीम है ना, ये बैंड वाले जो आर्मी वाले, उनकी संख्या कितनी 32 है ना, और आर्मी वाले जो जिनको मार्च करना है ना, ये बैंड वाले है ना, और ये आर्मी वाले 616 है ना। तो इन 32 लोगों के पीछे इन 616 लोगों को क्या करना है? मार्च करना है, मतलब चलना है। तो ये बोल रहा है कि जो अपन रो बनाते हैं ना, स्तंभ से मतलब ये है कि जैसे मान लो ये 32 लोग हैं, इनको मैंने ऐसे ये 4 लाइनों में चल रहा है ना, स्तंभ का मतलब लाइन। तो ये 32 लोग 4 लाइन में चल रहे हैं, तो इनके पीछे आर्मी वालों को भी 4 लाइनों में चलना है ऐसे। आपने देखा होगा ना, रैली वगैरह निकलती है तो इस टाइप से निकलती है। आधे अलग रंगीन कपड़े वाले होते हैं और आधे अलग कपड़े वाले होते हैं, और हर मतलब 4 लाइनें होती है, 4 लाइनें 3 लाइनें। आपने देखा होगा 3 लाइनें बैंड वालों की रहती है, तो 3 लाइनें आर्मी वालों की रहती है ना। तो लाइनों की ये बोल रहा है स्तंभ है ना, इन लाइनों को क्या बोलते हैं बेटा? स्तंभ बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि इन स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, है ना। मतलब 32 लोगों का मतलब 32 बैंड वालों के हमने अगर 4 स्तंभ बनाए हैं, तो आर्मी वालों को भी हमको 4 स्तंभों में ही बनाना है। और एक बात ध्यान रखना है कि हर स्तंभ के अंदर, जैसे इस स्तंभ के अंदर बैंड वाले की संख्या जितनी है, उसके अगले स्तंभ में भी उतनी होनी चाहिए, अगले में भी उतनी चाहिए, अगले में भी उतनी होनी चाहिए। मतलब अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होनी चाहिए, इसमें भी 4 होनी चाहिए, इसमें भी 4 होनी चाहिए, इसमें भी 4 बैंड वाले होने चाहिए, इसमें भी 4 बैंड वाले होने चाहिए, इसमें भी 4 बैंड वाले होने चाहिए, और इसमें भी 4 बैंड वाले होने चाहिए। वैसे अगर मान लो इसमें अगर 150 है तो इसमें भी 150 होने चाहिए, इसमें भी 150 होने चाहिए, इसमें भी 150 होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। स्तंभों की संख्या दोनों की बराबर होनी चाहिए, है ना। और इसके अंदर प्रत्येक स्तंभ के अंदर जो आर्मी जो बैंड वाले हैं, उनकी संख्या समान होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब एक बार पहले फिर से क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ मैं। ये बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब उनको, है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं? मतलब आपको पता है ये परेड करना है, तो परेड करने के लिए ये ऐसे हमने लाइन बनाते हैं। तो हम ऐसे अधिकतम कितनी लाइन बना सकते हैं? अधिकतम कितनी लाइन बना सकते हैं जिनमें वे मार्च कर रहे हैं? मतलब जिनके अंदर लाइनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? और लाइनों की संख्या अधिकतम तो हो ही सही, साथ में प्रत्येक लाइन में, जैसे मान लो बैंड वाले, तो बैंड वालों की प्रत्येक लाइन में जो सदस्यों की संख्या है वो समान होनी चाहिए। उसी प्रकार आर्मी वालों की जो है प्रत्येक लाइन में सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम लाइन अधिक करने में रह गए, लाइन हमने अधिक करने में रह गए, जैसे मान लो 32 बैंड वाले है ना, 32 बैंड वालों की मैंने क्या करा, 9 की लाइन बना दी, तो 9 की 3 लाइन तो बन गई, तो 9 या 27 लोग तो 9 की लाइन में आ गए। मतलब एक लाइन में 9 लोग आ गए, लेकिन अगली लाइन में 5 लोग ही आ पाए। 27 और 5 32 होते हैं ना। तो ऐसी मैंने क्या कर दिया कि कितनी लाइन बना दी? 9 लाइन खींच दी इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन खींच दी। तो 8 लाइन में तो 3 लाइन खींचूंगा मैंने क्या करा, इन 3 लाइनों में इसके अंदर भी 9, इसके अंदर भी 9, इसके अंदर भी 9, तो 9 9 9 27 लोग तो आ गए, लेकिन इसके अंदर 5 ही लोग आए। तो अपन को क्या बोल रहा है कि हर लाइन के अंदर लोगों की संख्या समान होनी चाहिए, है ना, और लाइनों की संख्या भी अधिकतम होनी चाहिए जितनी हो सकती है। इसके अंदर भी और इसके अंदर भी हर लाइन के अंदर लोगों की संख्या समान होनी चाहिए आर्मी वालों की, और लाइनें भी कितनी होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमको एक काम तो ये करना है कि दोनों जो मार्च कर रहे हैं बेटा, उनकी स्तंभों की संख्या समान है। मतलब जितने स्तंभ जो है
जितनी लाइनें जो है बैंड वालों की बन रही है उतनी ही लाइनें किसकी बनेगी, आर्मी वालों की बनेगी। मतलब 4-4 का अगर जोड़ा चल रहा है बैंड वालों का, तो आर्मी वालों का भी 4-4 का जोड़ा ही चलेगा। तो मैंने मान लिया कि ये स्तंभों को, इसकी जो संख्या है बेटा, स्तंभों की जो संख्या है इसको मान लिया मैंने x। x क्या है, तो x वो संख्या है, x जो है वो स्तंभों की अधिकतम संख्या मान ली मैंने, स्तंभों की अधिकतम संख्या मान ली मैंने। ठीक है, इसको मैंने y मान लिया। y क्या है बेटा, तो y बैंड सदस्यों प्रत्येक स्तंभ में, प्रत्येक स्तंभ में बैंड सदस्यों की संख्या, बैंड सदस्यों की संख्या है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मान लो इसके अंदर 8 लोग हैं तो इससे कितने स्तंभ चाहिए हमको, तो 4 स्तंभ चाहिए, 1 2 3 4, जिससे 32 से आ जाएंगे। अगर एक लाइन में 8 लोग हैं, एक लाइन में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 4 लाइन में कितने होंगे, 32 होंगे। बात समझ में आ गई? तो y क्या है, y प्रत्येक लाइन में, मतलब प्रत्येक स्तंभ में बैंड सदस्यों की संख्या है। और x क्या है, तो x ये है स्तंभों की संख्या, 1 2 3 4 जितने भी स्तंभ आएंगे x उनकी संख्या है। वैसे कि वैसे देखो ये तत्व क्या है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ z नाम दे रहा हूँ। तो z क्या हो जाएगा बेटा, तो z हो जाएगा प्रत्येक स्तंभ में, प्रत्येक स्तंभ में आर्मी सदस्यों की संख्या, जो आर्मी के अंदर जो परेड कर रहे हैं उनके सदस्यों की संख्या। समझा रहा हूँ, अच्छा समझने की कोशिश करना बेटा। डायरेक्ट भी करा सकता हूँ मैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ। तो मुझे बताओ, अगर ये 32 है तो इसके टुकड़े ऐसे नहीं हो सकते, 4 गुणित 8, मतलब 4 क्या है, 4 जो है किसकी संख्या बेटा, स्तंभों की संख्या है। और ये 8 क्या है, 8 जो है प्रत्येक स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या है जो उसके अंदर है, मतलब आर्मी सदस्यों की संख्या। तो वैसा कि वैसे अब यहाँ पे तो मैं मन से बता रहा हूँ आपको, हमको पता नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे तो मैंने आपको मन से बता दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने उनको XYZ नाम दे दिए। तो ये जो है बैंड वाले है ना, बैंड के प्रत्येक स्तंभ की संख्या को मैंने क्या माना है, अधिकतम को x माना है, और प्रत्येक स्तंभ में सदस्यों की संख्या को क्या माना है, मैंने y माना है। तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे स्तंभों की संख्या गुणित सदस्यों की संख्या बराबर टोटल संख्या। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 32 को हम लिख सकते हैं x गुणित y। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने अभी यहाँ 32 को 8 गुणित 4 लिखा था ना, 8 क्या था, तो 8 जो है इस प्रत्येक 8 जो था वो स्तंभों की संख्या थी, या सॉरी 4 जो था वो स्तंभों की संख्या थी, और 8 क्या था, प्रत्येक स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या थी। वैसे कि वैसे देखो यहाँ पे x जो है वो स्तंभों की संख्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और y क्या है, प्रत्येक स्तंभ में बैंड सदस्यों की संख्या लिख रहा हूँ। वैसे कि वैसे देखो 616 है, 616 में क्या है बेटा, x जो है देखो उसके अंदर भी सेम स्तंभ। उसने बोला कि दोनों सेनाओं को, मतलब दोनों को, बैंड वालों को और आर्मी वालों को, दोनों को समान संख्या में मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब जितने स्तंभ उसके होंगे उतने ही स्तंभ उसके भी होंगे। तो इसके स्तंभ को मैंने x माना, तो उसके स्तंभ को भी मुझे x मानना पड़ेगा। तो देखो उसके स्तंभ की संख्या क्या आएगी, x होगी, और उसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो उसकी सदस्य संख्या मैंने z मानी होगी, तो z होगी। ये बात समझ में आई आपको? अब देखो ये क्या है, ये 32 के गुणनखंड है, ये क्या है, ये 616 के गुणनखंड है। तो देखो x 32 के गुणनखंड में भी है और x 16 के गुणनखंड में भी है। इसका मतलब क्या है, x जो है 32 और 16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं तो x तो अधिकतम संख्या है। अधिकतम संख्या इसका मतलब क्या है, उच्चतम है, तो x उच्चतम है और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो x क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। मतलब x 32 और 616 दोनों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो x दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन क्या अभी हमको उसका मान मालूम है क्या, हमको x का मान मालूम नहीं है, तो हमको x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालना पड़ेगा मतलब हमको 32 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो अब निकालेंगे हम। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भैया x जो है हमको ज्ञात करना है। x क्या है बेटा, तो x जो है वो HCF है। मैं यहाँ पे कोष्टक में लिख रहा हूँ, यहाँ पे x जो है वो क्या है, HCF है। तो कैसे निकालेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में किसके बीच में लगूंगा? तो सीधी सी बात है, इन दोनों नंबरों के बीच में लगूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ये चित्र बनाना है इस तथा, उसके बाद ये लिखना है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो नीचे इन दोनों का मैं स्टेप निकालूंगा। तो दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा क्या है बेटा? दोनों में से बड़ा है 616, छोटा कौन है? 32। तो मैं 32 से यहाँ पे दे रहा हूँ, देखो ऊपर 32 से 616 में भाग दूंगा, 32 से 616 में भाग दूंगा। कितनी बार जाएगा ये? तो देखो 32 एकम 32, कितना बचेगा बेटा? 11 में से 2 गए तो 9, 5 में से 3 गए तो 2, 29 से बचे। ऊपर से कितना उतारा? 6 उतारा हमने, है ना। तो 32 का 9 में गुणा करूंगा मैं, 9 दूना 18 क्या? 88 लगाए, 9 तो 27 रहेगा, 28, 288। हाँ तो 9 बार जाएगा। 296 हो ना ये, तो 9 बार जाएगा, 288। कितने बचेंगे इसमें से? तो सीधी सी बात है 8 बचेंगे। 296 में से 288 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, तो 19 बार जाएगा। तो 616 को हम किसे लिख सकते हैं बेटा? 616 को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखो 616 जो है वो बड़ा है 32 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 616 बराबर 32 गुणित 19, 32 गुणित 19 प्लस 8। तो बताओ हमारा शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया, 8 आया। तो देखो अब हम सवाल के अंदर एसएफ निकाल रहे थे, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, हम कुछ लिखा लिखी नहीं करेंगे। अब हमको एसएफ किसका निकालना है? तब हमको एसएफ इन दोनों का निकालना है। तो 32 बराबर क्या आएगा? तो 32 बराबर देखो 32 से मैं 8 से मैं 32 में दूंगा, तो कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, 0 चल जाएगा, चल जाएगा। तो 8 का 4 में गुणा करा मैंने, 8 गुणित 4 प्लस 0। तो देखो हमारा शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? हमारा एचसीएफ क्या है? हमारा एचसीएफ 8 है। मतलब हमारा x का मान क्या है? हमारा x का मान 8 है। तो अतः मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः x बराबर क्या है हमारा? 8 है। x का माना हमने एचसीएफ माना, तो 8 है। तो हम क्या लिखेंगे भैया कि उसने जो बोला था वैसा लिख देंगे। उसने क्या बोला था हमसे? उसने हमसे बोला था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसमें वो मार्च कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें वे मार्च कर रहे हैं, जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन समझ में आया? पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम उदाहरण नंबर 4 के जैसा है, अगर आप समझो तो। उसने बोला था कि भैया हमारे पास 32 लोग जो है आर्मी के अंदर बैंड वाले और 616 लोग वो है जो परेड कर रहे हैं। तो हमको दोनों की स्तंभों की संख्या समान बनानी थी। मतलब यहाँ पे अगर कितने स्तंभ है? 8 है, तो वहाँ पे भी स्तंभ कितने होंगे? 8 होंगे। तो देखो अब देखो 8 इसके स्तंभ हो गए। अब अगर मैं x का मान यहाँ पे रख दूँ तो मुझे y का मान मिल जाएगा। मतलब प्रत्येक स्तंभ में सदस्यों की संख्या मिल जाएगी। तो प्रत्येक स्तंभ में सदस्यों की संख्या कितनी होगी बेटा? तो प्रत्येक स्तंभ में सदस्यों की संख्या 4 रहेगी, क्योंकि 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका मान भी मिल जाएगा हमको, प्रत्येक स्तंभ में आर्मी सदस्यों की संख्या। अगर आप x का मान इसमें रख दोगे तो आपको z का मान नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। फटाक से नोट कीजिए।